जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने कोमल को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और इसीलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो कोमल, तुम कल चले जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी ज़िद पर अड़ी रही। नहीं, अब मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 2 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे कोमल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए उसके किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसके मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं कोमल को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हूबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी कोमल को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही फिट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसी अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है कोमल और भाभी ने एक साथ शॉपिंग की हो, इसीलिए एक जैसा एक एक ड्रेस खरीदा है। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात को कोमल को वापस लेकर आ गया, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाले भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब कोमल ने मुझे बताया कि वो अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो नीले रंग के बेहतर ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरी पड़ोसी की टेरेस पर आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो आज कोमल ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था, मुझे बहुत अजीब सा लगा। लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपने काम में लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था। लेकिन उस दिन मुझे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि कोमल उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। अब आप अभी तक गए नहीं, उसने हैरानी से पूछा तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ भरी बातें सोच रहा था। कोमल के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वो वहाँ कैसे जा सकती थी। मैंने मन में ही अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी राजेश के घर की तरफ देखा जहाँ ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और कोमल को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती थी, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं कोमल को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी राजेश मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वो शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मुस्कुराकर उसे गले लगाकर बधाई दी और उसे
लाए हुए मिठाई के डब्बे में से एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। घर खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज की कोमल से। जब मैंने पहली बार कोमल को देखा था उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरे सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी नीति की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पर जाना था, जिसके लिए नीति ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे मैं अपने कैबिन से निकला तो सीधा कोमल के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहाय महसूस करने लगी और मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों मेरे पीछे बातें करते हुए निकली थी। कोमल नीति के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देकर नीति से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उस तरफ ही जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा। मेरी बात पर नीति बहुत खुश हुई और कोमल का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन कोमल मुझे झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवा में उड़ने लगा था। मिरर में से उसे ही देखे जा रहा था और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ कोमल को ही बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी ना हो सका और 2 दिन बाद ही मैंने नीति से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने बताया कि कोमल एक लो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। नीति, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्दी बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं अपनी माँ को लेकर उसके घर चला गया, जहाँ हमारा बड़े अच्छे से स्वागत किया गया और पहले ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। माँ भी तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर गया था और ये बंगला कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था और अगर कभी देश से बाहर जाना होता तो कंपनी और ज़्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से कोमल मेरी ज़िंदगी में आई थी तब से तो लगता था कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। कोमल भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वे हर तरफ से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब से ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अब तो मैं कोमल से बात भी नहीं कर पाता था। जब भी मायके जाने का कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हो तुम, एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज हो गई थी, जिसे सुनकर वे डर गई। क्या हुआ कुणाल, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगी और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़कर आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे राजेश के घर पर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैं अपने कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़ा बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और कोमल और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहाँ से वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो कोमल भी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसीलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ा।
मगर जिसके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया कि कोमल कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे मैं कमरे में वापस आता तो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, कोमल तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वो उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से कोमल उखड़े उखड़े से रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है तो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको? मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे मैं कोमल को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैगनी जोड़ा राजेश के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरी और राजेश की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत, लांगी और तार पर लटके कपड़ों को हाथ लगाकर देखा। वो ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से काट डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगना था और आज दूध का दूध पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे मैंने कोमल के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कोमल ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर हैरान हुई थी क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे कोमल के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वे इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकराकर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह के चिल्लाने पर सब इकट्ठा हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ। मैं भी चिल्लाया, क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है? मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा, मगर बेटा इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, कोमल से पूछे कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सास को विनती करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फटी है। बेटा वो सब एक जुबान होकर मुझे बताने लगे और कोमल अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और कोमल को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोमल पूरे रास्ते रो रही थी, लेकिन मुझे अब उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा राजेश के साथ? ये क्या कह रहे हैं? वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह ना थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है, आप इतना गलत कैसे सोच सकते हो? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखें देखी मक्खी निगल लेता, मगर वो लगातार इनकार करती जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनमें
उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही कोमल को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठाया। उसका बयान लेने लगी जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया तो ये आपको थाने चलकर पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला जबकि जाते वक्त मेरे कानों में कोमल की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी, ये मेरा पति पागल है, पहले दिन से इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। कोमल पुलिस को बताए जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिससे मैंने अपने दिलो जान से चाहा था वो ये क्या कह रही थी। मेरे हवालात का दूसरा दिन था और कोमल ने मेरी खबर तक नहीं ली थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था, मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने ये बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात पुलिस को राजेश ने कॉल किया था, जो पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे पर आश्चर्य के वार पर वार हो रहे थे। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोमल ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद मैंने मनोचिकित्सक से मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उनका सारा किस्सा सुना दिया। जैसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो मुझे समझाने लगे कि इस तरह आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा है कि अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरे से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धि बन बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां राजेश कोमल को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सकता था, हाँ हम दोनों साथ इसीलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया। तुम्हें काजल याद है? अचानक उसने पूछा। कौन सा? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को इसके जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की काजल भी थी जो कि मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाइयों के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे काजल की डायरी मिल गई जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बंगले में घर खरीदा। कोमल जो मेरे ऑफिस में काम किया करती थी, उसकी छोटी सी जॉब थी, बड़ी मुश्किल से इसका घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मैंने कोमल को एक बड़ी रकम देने के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब तुमने कोमल को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम कोमल जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने कोमल से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया उसका अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरे छत पर पड़ी, जो कि
बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने कोमल को कुछ ऐसी दवाई भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि कोमल खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था और हुई दवाइयों का चमत्कार से, जबकि मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी और मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे। और आज भी मैं पूरे होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, काजल के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। काजल और मैं क्लासमेट थे, लेकिन काजल जिस नकुल को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो काजल से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के नकुल के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और हर रोज एक नई लड़कियों को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि काजल ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने काजल की डायरी में नकुल का नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मत से उसके क्लास में जो नकुल था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देखकर मुझे समझ लिया कि मैं वो नकुल हूँ, और आगे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि काजल के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने की ही नहीं थी। मेरी कहानी सुनकर राजेश और कोमल सदमे से आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। राजेश और कोमल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन कोमल ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाई और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी, और राजेश ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने कोमल को मेरा इंतज़ार करते हुए पाया। कोमल, तुम यहाँ। नकुल, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुम्हें दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह हो तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है नकुल। आप जैसा इंसान आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से पिघल चुका था। अब वो मेरी भी महबूब थी। मैंने उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। कोमल, अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ। शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी, और मैंने दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि कोमल को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरे मन और सम्मान वापस दिलाया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर कर लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।